हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज फिर से कैश फ्लो का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनाते हैं। हाँ, वो थोड़ा लेंदी था। पार्ट 2 जिसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखा, और अब हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये वर्ड आता है सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, फाइनेंसिंग शब्द का मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ फंड्स करना। बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो फंड्स का इंतजाम करना, जुगाड़ करना। अब फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं, नॉन करंट फंड्स की बात कर रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, नॉन करंट प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, और कैपिटल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है, अगर आपने क्या किया है, कैपिटल और रेज कर ली है, तो आपके लिए कैश इनफ्लो है। हाँ, आपकी इक्विटी शेयर बढ़ गई है, आपका प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया है। पहले 5 लाख था, अब 6 लाख हो गया है, तो 1 लाख बढ़ा ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिसिप्ट ऑन द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने डिबेंचर को रीपे कर दिया, जिसको हम रिडीम भी बोलते हैं। डिबेंचर साल के शुरू में 5 लाख थे, साल के अंत में डिबेंचर सिर्फ 2 लाख के बचे हैं, तो 3 लाख कहां गया? 3 लाख का डिबेंचर रीपेमेंट कर दिया। बात समझ में आ गई? आओ देखें क्या क्या आता है इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा, फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो असेट साइड को इग्नोर कर दीजिए। अब जो भी देखना है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हेडिंग थी ना हमारी। हाँ, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन अक्सर दिए होते हैं, उस हेडिंग से आपको कैपिटल वाला पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल वाले पार्ट पे ध्यान देना है, जहां पे शेयर कैपिटल लिखा है उस पार्ट पे ध्यान देना है, और जहां पर लिखा हुआ है नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में से सिर्फ 2 चीजों को लेना है आपको, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट भली करंट लाइबिलिटी में लिखा है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग, क्योंकि फंड्स तो ये भी अरेंज कर रहा है। मैंने कहा था फाइनेंसिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करना। तो जब जिस पे फंड्स आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है प्लस, और जहां जहां आप पैसे लौटा दे रहे हैं, आप पैसा रिपे कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, तो वहां पर कैश आउटफ्लो मतलब माइनस। बात समझ में आ गई? तो अब क्या क्या आ सकता है? हो सकता है आपको पैसा मिल रहा हो, तो आप लिखेंगे रिसिप्ट ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हो सकता है आपने और शेयर कैपिटल इशू कर दिया है, या आपने डिबेंचर इशू कर दिया है, या आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू कर दिया। पब्लिक डिपॉजिट, हाँ, ये सब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। नॉन करंट बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं, और इवन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसके अंदर आते हैं। तो और क्या क्या आ सकता है, मैं कुछ 2-3 नाम और लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर हो गए, है ना, और मॉर्गेज लोन हो गए, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। लोन, किसी भी तरह का लोन फ्रॉम बैंक्स या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, और मैंने एक नाम दिया आपको, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसके अंदर आएंगे। अब एग्जांपल दूं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का, तो प्रोविजन फॉर वारंटीज या प्रोविजन फॉर इंप्लॉइज बेनिफिट, ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर आपको क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है इसमें, तो आप इसको प्लस बैलेंस मानेंगे। आपका पैसा इसमें आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर कैसे पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है? बताया तो, आपके ये वैल्यूज, हो सकता है शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो, प्रीवियस ईयर में आपके पास 5 लाख था, करंट ईयर में 6 लाख हो गया, तो 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख इंक्रीज हो गया, तो ले लेंगे आप। ठीक है ना? उसी तरह से डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, अब वो चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो, ये सब नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, हेडिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन को हम रीपेमेंट भी बोलते हैं, रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ। अब इसका उल्टा कर दीजिए, आपने जो जो चीजें पब्लिक से ली हैं, लौटा भी तो सकते हैं, कैपिटल लौटा सकते हैं, डिबेंचर लौटा सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट लौटा सकते हैं, कोई बैंक से लोन लिया है वो लौटा देंगे। ठीक है ना? तो अगर आपने रीपेमेंट कर दिया,
मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन्स लौटा दिया तो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो होगा तो आपके लिए ये एक नेगेटिव बैलेंस की तरह काम करेगा, आपके लिए माइनस बैलेंस होगा। माइनस के पहचान ये ब्रैकेट है। क्लियर? और क्या आ सकता है इसके अंदर? इसके अंदर आ सकता है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। अच्छा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करोगे तो तुम्हारे लिए कैश आउटफ्लो है, पैसा बाहर जा रहा है, अगेन ये माइनस बैलेंस है। ठीक है, यहां पे माइनस बैलेंस है। याद रखिएगा, यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ए में आपने ऐड किया था। ए में याद करिए, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा तो ए में आपने ऐड किया होगा। क्यों सर ए में ऐड क्यों किया था? याद करिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड क्यों किया था? क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, हाँ, नेचर के जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ए में ऐड होते हैं। याद है, इसीलिए वहां पे ऐड करते थे। यहां पर मैंने एग्जांपल देके ये भी बताया, जोड़ देके भी बताया कि अगर आपके पास क्या दिया हो, अगर आपके पास दिया हो कैश क्रेडिट, ध्यान से सुनिए, कैश क्रेडिट और या ओवरड्राफ्ट, इन दोनों को ये भली लिखा होगा करंट लायबिलिटी में, इट मे बी रिटर्न इन दी करंट लायबिलिटी, फिर भी इसको फाइनेंसिंग का पार्ट मानते हैं। क्या मैंने कहा? इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग। भले लिखा होगा, मैंने पहले ही बता दिया, ये लिखा होगा करंट लायबिलिटी में, पर इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानना है। कैश क्रेडिट को और ओवरड्राफ्ट को, दे बोथ आर ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंक्रीज होगा, कैश क्रेडिट इंक्रीज होगा, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा, आप बोलेंगे रिसिप्ट हो रहा है, आप बोलेंगे पैसा आ रहा है, और आपके लिए प्लस बैलेंस हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर तुमने क्या कर दिया है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट भी डिक्रीज हो रहा है तो आप बोलेंगे रिडेम्पशन कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड यहां क्यों आ रहा है? हम तो ब्याज पे कर रहे हैं, यहां क्यों आ रहा है? देखिए, फाइनेंसिंग मतलब होता है पैसे का इंतजाम करना, जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसका अरेंज करना। बिजनेस को जो कारोबार करने के लिए फंड्स चाहिए उसी को कहते हैं ना फाइनेंसिंग। या तो पैसा आ रहा है फंड्स और या तो जा रहा है फंड्स। तो उस केस में जब आप पैसा किसी से बोरो करते हो, क्योंकि फाइनेंसिंग आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है, कहां मिलता है? ये सब हेडिंग मिलती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, असेट साइड में नहीं मिलता है कभी भी। ठीक है ना? तो अब आपको ये पैसा, क्योंकि आपने बोरो किया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपने शेयर पब्लिक को बेचा है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर आता है। समझ आया? पेड यहां क्यों आता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड क्यों आता है? अब इसका आंसर जो मैंने कहा, इसका आंसर किसमें बचेगा? सी का आंसर बचेगा, कैश फ्लोज फ्रॉम। अगर मैंने कहा, अगर इसका आंसर नेगेटिव में होगा, क्या चीज? इसका आंसर नेगेटिव में होगा तो यूज्ड बन जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो की जगह क्या लिख दोगे? कैश यूज्ड। तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब तो आपने तीनों निकाल दिया, ए बी और सी तीनों निकाल दिया। सर इसके बाद क्या? अब इसके बाद ये, जब तक आपका तीनों आंसर नहीं आया, मतलब ए बी सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जब तो तीनों नहीं आएगा तब तक ये स्टेप नहीं कर पाओगे। अभी आखिरी स्टेप है, क्या करना है? देखिए, जब आपके तीनों आंसर आ गए तब आप लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लास्ट स्टेप होगा आपका, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दी प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे लिख देनी है। ये सब कहां मिलेगी आपको? आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, वहां से देख के लिख देना। सर कहां दिया होगा? अरे बैलेंस शीट में दिखा होता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स के नीचे लिखा होता है, देखो वहां से देख लेना। ठीक है, हाँ हाँ, वहां से देख के लिख देना। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग को लेना है नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी। ये कहां से मिलेगा सर? ये कहां से मिलेगा बताइए? अरे अभी तो बताया कि आपने ए बी सी तीन आंसर निकाला था, आपने ए बी सी तीनों निकाला था, वहां से मिल जाएगा। आपका जो आंसर ए बी सी का आया था, तीनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आपको ऐड करना है आपस में। जो आपने प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा था, मैंने कहा बैलेंस शीट में मिल जाएगा, और ये वाला आंसर जो आपने निकाला, तीनों को ऐड करने पे, इसका आंसर ऐड करने पे यहां पे जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू,
ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, यही वैल्यू आपकी नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दी करंट ईयर के बराबर होगी। सर ये आंसर तुम्हारे प्लस करने से आया, ये वाला आंसर, ये आंसर बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, इससे तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा आंसर ही तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता है कैश फ्लो में, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू होगी नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द करंट ईयर। ये तुम्हारे करंट ईयर में जो क्वेश्चन में दिया होगा उसकी वैल्यू के बराबर होगा। फिर कह रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, कैश आ जाएगा, सही बात है, सिर्फ कैश दिया होगा तो लिख देना, बैंक बैलेंस दिया होगा तो लिख देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया होगा उसको लिख देना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दी रहेगी तो भी उसको लिख देना। क्लियर है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी ले लेंगे। ये सब कौन सी वैल्यूज होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप तुम कहोगे सर चेक होगा तो, हाँ भाई तो एक चेक और बैंक तो एक ही चीज है ना। सो आप समझ गए क्या करना है, पूरा कैश फ्लो एक बार आराम से देखिए, इस पर बेस क्वेश्चन करिए, फिर मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी क्वेश्चन लगा करके, हाँ इस पर भी क्वेश्चन लगा के इस फॉर्मेट पे करूं, तो मैं आपको वो दिखाने को तैयार हूं। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, आपका विश्वास। चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।